अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जो है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। उस चैप्टर नंबर 2 को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो आपको क्या पढ़ाया था। तो देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज काइनेमैटिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम ही काइनेमैटिक्स है, तो मैंने सबसे पहले आपको काइनेमैटिक्स के बारे में बताया था कि काइनेमैटिक्स क्या होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेस्ट के बारे में बताया था कि रेस्ट जो है वो जब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में हो तो क्या कंडीशन होती है। रेस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, किसी बॉडी का रेस्ट में होने से क्या मुराद है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है वो हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि जब कोई जिस्म जो है वो मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हम उसको मोशन में कहते हैं। ये भी हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया था कि रेस्ट और मोशन को हमने आपस में रिलेट भी कर दिया था साथ ही, कि रेस्ट एंड मोशन जो है आपस में रिलेटिव हैं एक दूसरे के। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कि हमारे पास कुछ मोशन की जो टाइप्स होती हैं हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसलेटरी मोशन इसमें था। इसके बाद जो है रोटेटरी मोशन हमने डिस्कस किया था, रैंडम मोशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन को भी जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होता है स्केलर क्वांटिटी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ना दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम जो है वो यहाँ पर दोनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी, स्केलर भी और वेक्टर भी। तो सबसे पहले हम स्केलर से स्टार्ट करते हैं जी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो डेफिनेशन इसकी जो है वो आपको नजर आ रही होगी सामने कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आपने ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसके लिए डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। सबसे पहले हम देखते हैं जी मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए जी, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ उसका अप्रोप्रिएट यूनिट। अगर हमारे पास ये दो चीजें हो जाए, एक मैग्नीट्यूड से मुराद है कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 25, 60, 60.5, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और साथ उसका अप्रोप्रिएट यूनिट। अगर तो ये दो चीजें जो है वो पाई जाएं तो इस तरह की क्वांटिटी को तो ये क्वांटिटी क्या है, ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जी मैग्नीट्यूड की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 2.5 किलोग्राम, 2.5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम उसका यूनिट है। तो 2.5 किलोग्राम जो है वो मैस का जो है वो क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, 40 सेकंड, देखिए 40 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेकंड जो है वो उसका यूनिट है, टाइम का यूनिट। तो लिहाजा ये टाइम एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 40 सेकंड, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है और अप्रोप्रिएट यूनिट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये थे स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। अब स्केलर क्वांटिटी कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स हम कुछ देखते हैं जी। सबसे पहले आपके पास आती है जी मैस। देखिए मैंने अभी आपकी मैस की एग्जांपल देके भी बताया था जी 5.2 किलोग्राम। इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, हम नहीं बताते जी हमारा जो मैस है वो 2 किलोग्राम लेफ्ट साइड पर है, 2 किलोग्राम राइट साइड पर, नहीं। मैस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो लिहाजा ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है मैस। ठीक है, उसके अलावा आपके पास लेंथ। देखिए हम जब भी किसी जिस्म की जो है वो लेंथ मेजर करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया जाता है, तो हम ये नहीं बताते कि लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर, 2 सेंटीमीटर राइट साइड पर, नहीं। 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, यहां से यहां मेजर कर लो तब भी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां मेजर कर लो तब भी 2 सेंटीमीटर। लिहाजा इसके लिए जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा टाइम, देखिए टाइम की स्केलर क्वांटिटी, अभी मैंने एग्जांपल दी 40 सेकंड की। तो 40 सेकंड हम नहीं बताते जी हमारा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 घंटा हो गया, हम ये नहीं कहते 1 घंटा लेफ्ट साइड पर, 1 घंटा राइट साइड पर, नहीं। ठीक है, तो 1 घंटा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो स्पीड, देखिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड से मुराद है, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी चलने की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। अब 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं चल रहा हूं, ठीक है, तो मैं डिस्टेंस की बात नहीं अभी कर रहा, मैं बात करूं स्पीड की। तो मेरी स्पीड जो है वो स्पीड कैलकुलेट हो गई नॉर्मल, तो हम स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कहते जी हमारी स्पीड जो है वो नॉर्थ साइड पर इतनी है, लेफ्ट वेस्ट पे ये है, डायरेक्शन इसकी जो है वो डिस्क्राइब नहीं की जाती। स्पीड को जो है हम विदाउट डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं। लिहाजा स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा है वर्क डन। आगे जाके आप इस डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो वर्क डन को मैं यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं बता रहा, तो आपने बस इतना याद रखना है कि वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको आगे चैप्टर में जाके डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, एनर्जी आपके जिस्म के अंदर स्टोर है। ठीक है, जो जितने जॉल एनर्जी होगी वो सिर्फ उसका जो है मैग्नीट्यूड उसको डिस्क्राइब करने के लिए काफी है। तो लिहाजा एनर्जी भी क्या है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो ये कुछ आपके पास स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल थी। अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी क्वांटिटी की तरफ, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। स्केलर क्वांटिटी के साथ रिलेट ही करती है वेक्टर क्वांटिटी भी। तो मैं आपको बताता हूँ जी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही होगी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैंने आपको बताया था सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो काफी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने उसे डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें फर्क है वेक्टर और स्केलर में, कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में जो है वो डायरेक्शन लाजमी होती है। डायरेक्शन के बगैर हम उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी वेक्टर को जो है मैं आगे आगे एग्जांपल से आपको सिखाता हूं। तो देखिए जिसकी एग्जांपल सबसे पहले वेलोसिटी। ठीक है, मैं वेलोसिटी से मुराद वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन जो है वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आप स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट होगी, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी साथ ही वहीं पर होगी। लिहाजा वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं आपके फासले को, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट में आगे जाके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क भी बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, आप सामने बैठे हैं, मेरे से लेकर आप तक का जो है वो डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन है यहां से वहां तक का डिस्टेंस, तो मैं डायरेक्शन आपकी तरफ करूंगा, तो ये एक डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपसे लेकर मेरे तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट, उसकी भी डायरेक्शन आपकी तरफ से मेरी तरफ होगी। ये डायरेक्शन जो है मैं आगे जब आपको पोजीशन वेक्टर बताऊंगा तब आपको डायरेक्शन की डिटेल समझ आएगी। अभी फिलहाल एग्जांपल्स पे फोकस करें कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा टॉर्क भी आप आगे जाके चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखिएगा, टॉर्क भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फोर्स। देखें फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की एग्जांपल मैं अभी आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। भी आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को जो है वो धक्का लगा रहा हूं, तो धक्का लगाने के बाद मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, मैं उसको जो है वो आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां हुई, फ्रंट। तो अगर मैं उसको अपनी तरफ खींचूं तो फोर्स की डायरेक्शन कहां हुई, मेरी तरफ हुई। तो लिहाजा फोर्स की भी क्या होती है, फोर्स भी की डायरेक्शन होती है। तो लिहाजा फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे 25 न्यूटन, 25 मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड 25 न्यूटन पूरा मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन जहां फॉरवर्ड बैकवर्ड जिस डायरेक्शन में होगी, तो लिहाजा ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये कुछ इसकी एग्जांपल थी। उसके अलावा मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आगे जाके आप डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कुछ इसकी एग्जांपल थी वेक्टर क्वांटिटी की। अब चलते हैं हम एक एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी से मैं आपको जो है वो सिखाता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी को डिटेल में हम देखते हैं जी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ओके, वेक्टर क्वांटिटी की हम अब एक्टिविटी को देखने लगे हैं। तो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी की एक्टिविटी। मेरे पास ना एक टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, इस टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सामने पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा, मैंने दो हाथों से फोर्स लगाई, F1 F2, और मैं इसको जो है वो अपनी तरफ दोनों डायरेक्शन से खींच रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, जब मैं इस टेबल को यूं पकड़कर दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचूंगा तो दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों की डायरेक्शन कहां है, मेरी तरफ। फोर्स 25 न्यूटन लगा लो, उसकी जो है मैग्नीट्यूड पे हम इतना जो है काम फोकस नहीं करते, मैं भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां से जो है वो दो फोर्सेस लगाई, F1 एंड F2, और इस टेबल को मैं जो है वो अपनी तरफ खींच रहा हूं। अब जब मैंने दोनों की डायरेक्शन का है मेरी तरफ, तो टेबल क्या होगा, मेरी तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है ना, ये आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा। टेबल क्या करेगा, मेरी तरफ थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मेरे दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। वो मैग्नीट्यूड कोई भी हो सकता है, 25 न्यूटन लगा लो, 50 न्यूटन, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस वक्त क्या है, सेम है। तो लिहाजा वो क्या करेगा, मेरी तरफ डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जरा दूसरी पिक्चर को देखें। मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल पड़ा है, उस टेबल का एक फोर्स मैं यहां पर ऐसे लगाता हूं, एक फोर्स मैं यहां पर ऐसे लगाता हूं। अब मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं, दोनों की डायरेक्शन का है, चेंज है, F1 एंड F2, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इस टेबल को मैं एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, एक फोर्स यहां पर लगा रहा हूं, क्या ये टेबल मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और टेबल जो है अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, टेबल मूव नहीं करेगा। अब आप गौर करें तो दोनों तरफ फोर्स तो लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन दोनों में दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, उसकी मूवमेंट में फर्क पड़ा है। तो लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब की जाती है। अगर आप डायरेक्शन को जो है वो खत्म कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो उसके ऊपर इफेक्ट भी चेंज हो सकता है। तो लिहाजा वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लाजमी हैं।
ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन के एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है। आपकी बुक में सेम एक्टिविटी डिस्क्राइब की गई है, वहां पर जो है वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, वर्डिंग की सूरत में लिखी होगी, वही बात जो मैंने आपको बताई है वर्डिंग की सूरत में लिखी होगी वहां पे। ठीक हो गया, चलते हैं जी आगे। अब हम देखते हैं जी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को तो सिंपल मैग्नीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ना, तो अब जहां पर देखते हैं जी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से जो है वो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहला पॉइंट, हम वेक्टर क्वांटिटी को आमतौर पर बोल्ड लेटर की सूरत में लिखते हैं, जैसे कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको जो है वो बोल्ड सूरत में लिख दिया। तो लिहाजा बोल्ड लिखने के, तो बोल्ड जब मैं लिख दूंगा तो इससे क्या मुझे पता लगेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको बोल्ड नहीं लिखूंगा तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मुख्तलिफ तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूजुअली बोल्ड लेटर को यूज करते हैं। एक तो ये तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि हम उसके ऊपर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर या तो बार का साइन लगा देते हैं या एरो हेड का साइन लगा देते हैं। बार का साइन या एरो हेड का साइन लगाने से भी वो स्केलर से डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि देखें FAD फोर्स एक्सेलरेशन डिस्टेंस के ऊपर मैंने बार लगाई हुई है, एरो भी लगाया हुआ है। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की है। तो अभी तक मैंने 3 रिप्रेजेंटेशन बता दी। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन बोल्ड लेटर, सेकंड रिप्रेजेंटेशन आप उसके ऊपर बार लगा दो, थर्ड रिप्रेजेंटेशन आप उसके ऊपर एरो हेड लगा दो। तो इन तीनों तरीके से जो है वो आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप सिंपल तरीके से इसको लिख देते हो तो वो वेक्टर नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक हो गया, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आगे देखें, अब हम देखते हैं, यहां तक जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी उम्मीद है। अब हम देखते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफ की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जरा ध्यान से समझिएगा, इसके आगे जो है वो इसका काफी ज्यादा यूज होना है, तो इसलिए जो है वो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखें, ये मैंने एक वेक्टर बताया है A to B। ठीक है, A to B एक वेक्टर है, मैंने बोल्ड V से रिप्रेजेंट किया है, तो लिहाजा ये क्या है, ये एक वेक्टर है। अब हम देखते हैं जी इसकी जरा से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखें, एक पॉइंट है A, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को फिक्स रखना है और जिस पॉइंट तक आपने जो है वो वेक्टर को लेकर जाना है वहां पर एक एरो हेड लगाते हैं। ये लाइन आपके सामने नजर आ रही होगी, यूं आपने एक एरो लगाया और ऊपर एक हेड का साइन लगा दिया, टेल टू हेड। तो एक वेक्टर को हम एक एरो की शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपके सामने आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर यही बताया गया है कि एक एरो का साइन है और वो एरो जो है वो एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेक्टर कौन सा है, वेक्टर V है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, A to B, टेल टू हेड उसकी डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड उसका क्या है, V, वो आपको आगे जाकर कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। V वेक्टर का नाम है, उसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है। लेंथ की बात कर लेते हैं, और इसकी लेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम फोर्स की बात कर लेते हैं, 25 न्यूटन की फॉर एग्जांपल फोर्स है, डायरेक्शन क्या है उसकी A to B डायरेक्शन है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी का। तो यहाँ पर मैंने वही बात जो है वो एक वर्डिंग की सूरत में भी आपके सामने लिख दिया, पॉइंट्स की सूरत में आपको, ताकि आसानी से समझ आ जाए। यहाँ लिखा हुआ है V इज अ वेक्टर, तो जो V है वो बोल्ड लेटर में लिखा है, लिहाजा यहाँ समझ आ जाएगी कि ये V क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा A to B जो है वो मैग्नीट्यूड की लेंथ है, A से B उसकी वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जैसे फोर्स है तो फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन की फोर्स है, 25 उसका मैग्नीट्यूड है। तो AB क्या है, AB इज द लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके अलावा यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या है, V वेक्टर की डायरेक्शन है A to B। मैंने अभी बताया था टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन होती है, टेल टू हेड। तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई, A to B इसकी डायरेक्शन हुई। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। अब एक टर्म यूज होती है वेक्टर के लिए जो कि है पोजीशन वेक्टर, जो कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आए पोजीशन वेक्टर को जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। पोजीशन टर्म जो है वो किसी भी पॉइंट की लोकेशन या प्लेस बताने के लिए यूज होती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या प्लेस बताती है और उसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन होता है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से, ये ओरिजिन है फॉर एग्जांपल, एक ओरिजिन पॉइंट है O, इस ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक लोकेशन, किसी भी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन बताने के लिए जो है वो हम एक पोजीशन वेक्टर को जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी पोजीशन वेक्टर की। तो हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डायग्राम आपको सामने नजर आ रही होगी। ये H जो है ना, H इज अ हाउस, मेरा घर है, और S इज अ स्कूल, वो सामने मेरा जो है वो स्कूल है। मैं पोजीशन बताता हूँ मेरे स्कूल की, मैं कहता हूँ जी मेरे स्कूल, कोई मुझसे पूछता है जी आपके स्कूल की पोजीशन क्या है, मैं यूं इशारा करता हूँ जी वो मेरे स्कूल की पोजीशन है।
तो मैंने क्या किया, एक पोजीशन बता दी, एक मैं ओरिजिन हूं, मेरा हाउस ओरिजिन है, ओरिजिन से जो है वो मैंने स्कूल की तरफ यूं एरो हेड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया कि वो मेरी स्कूल की पोजीशन है। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर जिसने मुझे ये बताया कि मेरे स्कूल की जो है वो पोजीशन क्या है एक रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर की एग्जांपल। ठीक है, तो यहां तक जो है वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी कि हाउस से स्कूल की तरफ जो है वो मैंने एक डायरेक्शन की सूरत में बता दिया कि ये जो है वो उसकी पोजीशन है। तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर जो है वो एक ओरिजिन से किसी भी प्लेस, किसी भी पॉइंट की लोकेशन जो है वो बताने के लिए यूज होता है। तो लिहाजा ये एक पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन थी, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। आगे आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर देखिए, मैं डेफिनेशन बाद में बताता हूं। डायग्राम के अंदर, अच्छा जी, आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो डायग्राम के अंदर आपको ए और बी दो पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहां पर एक डॉटेड लाइन के साथ एस और एक रेड कलर का एरो लगा होगा जो कि डी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां पर गौर करें, एस जो है वो बोल्ड नहीं है, डी बोल्ड है, जिसकी वजह से मुझे यह पता लगा कि डी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो आपको समझ आ गई, आपने वेक्टर और स्केलर को पढ़ लिया। अब यहां पर जो है ना, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करने लगा हूं। इन पॉइंट्स को देखें, डॉटेड लाइन एस जो है वो डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होता है, जितना फासला होता है, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ गलियों से यूं करके गुजरता हूं, जो जो गलियों से जितना मैंने फासला तय किया वो सारा क्या है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो है वो एस डॉटेड लाइन जो है वो आपके सामने शो हो रही है, तो ये सारा क्या है, एस, ये डिस्टेंस को जो है वो डिनोट कर रहा है। इसके अलावा जो आपके पास एरो लाइन डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि एरो के साइन से जो है वो शो हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, डी, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि बोल्ड की सूरत में लिखा हुआ है। तो मैंने आगे डिस्क्राइब कर दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने इसको बोल्ड की सूरत में डायग्राम के अंदर ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क था। ओरिजिनल फासला जो है, जो ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो जो आप तय करते हो पैदल चलकर या किसी भी सवारी के ऊपर जो है वो आप तय करते हो, व्हीकल के ऊपर तय करते हो, वो उसका डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम किसी भी जगह के दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, सबसे छोटा रास्ता जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, वो क्या कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये इन दोनों में फर्क था। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर में काफी दफा आ चुका हुआ है। तो अब इनकी डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासले की जो लेंथ होती है, ओरिजिनल लेंथ, वो क्या कहलाती है, वो उसका डिस्टेंस कहलाती है। ये मैंने अभी आपको जो है वो डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं जी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान छोटा डिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। ये इसकी डेफिनेशन है। और यहां पर देखिए उसने नीचे डेफिनेशन के अंदर लिखा भी हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो यहां तक जो है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कवर हो चुका है। यहां तक जो है हमारा आज का लेक्चर था। बाकी जो है वो इससे आगे जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, वो भी समझ आएगी और ये भी समझ आ चुकी होगी। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट .pk को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप नए आने वाले लेक्चर से जो है फायदा उठा सकें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।